अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as Principle of Economics. My name is Sir Tahir. बेटा आज हम लास्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं लॉ ऑफ रिटर्न का, जिसके अंदर हमने आज डिस्कस करनी है लॉ ऑफ कॉस्ट को। अब लॉ ऑफ कॉस्ट पेपर में आया था, लॉ ऑफ रिटर्न आ जाता है, इसमें बच्चों को कन्फ्यूजिंग होती है। इन कन्फ्यूजिंग को हमने दूर करना है। याद रखिएगा लॉ ऑफ रिटर्न और लॉ ऑफ कॉस्ट दोनों के अंदर जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स रिलेशन होता है, एक चीज़ बढ़ती है और एक चीज़ कम होती है। ठीक है जी बेटा, वो कैसे, इनके नाम भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि जब रिटर्न में रिटर्न जो होती है लॉ ऑफ इंक्रीज रिटर्न जब बढ़ता है, लॉ ऑफ इंक्रीज रिटर्न में इजाफा होता है, तो फिर क्या होती है लॉ ऑफ जो कॉस्ट होती है उसमें क्या होती है कमी आ जाती है। ठीक है, जब आपकी रिटर्न बढ़ेगी तो कॉस्ट में क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी। और जब आपके पास रिटर्न जो होगी लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, आपके पास रिटर्न कम हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, तो आपके पास कॉस्ट क्या हो जाएगी इजाफा। देखिए इन्वर्स रिलेशन चल रहा है। जब आपके पास लॉ ऑफ कांस्टेंट हो जाएगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न हो जाएगा या लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट हो जाएगा, वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। मैं डायग्राम भी टेबल भी बनाया हुआ है यहाँ पे और डायग्राम बेटा बनाया हुआ है। अब इसको डिस्कस करना, फिर इंशाल्लाह इसको ब्रीफ करूँगा। ये पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा डेफिनेशन में लिखूँगा लॉ ऑफ डिक्रीजिंग, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट। अब ये बेटा क्या है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न के बारे में पढ़ा था, और आज हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट के बारे में। व्हेन द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल्स फैक्टर्स, ठीक है जी, व्हेन द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर इंक्रीज। अब वेरिएबल फैक्टर बेटा आपको पता है कि हमारे पास लेबर है और कैपिटल है, कोमा अदर फैक्टर फिक्स्ड। जो अदर फैक्टर होते हैं बेटा वो क्या होता है फिक्स होता है। ठीक है, एंड द मार्जिनल कॉस्ट। अब पहले में क्या मार्जिनल प्रोडक्ट था, मैन्युफैक्चर था आपके पास, अब मार्जिनल क्या होगी कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी डिक्रीज। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी डिक्रीज, इज नोन हैज अब देखिए हमने इसका दूसरा नाम पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न है। यहाँ पे लॉ ऑफ जो डिक्रीजिंग रिटर्न हो रही है उसका जो दूसरा नाम होगा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न हो जाएगा, तो हैज नोन एज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। अगेन देख लें, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट पढ़ रहे हैं, जब आपकी कॉस्ट डिक्रीज होती है तो आपके लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, यानी कि लॉ जो इंक्रीज क्या होता है रिटर्न हो जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट, का दूसरा नाम क्या है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। ये था एक डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न कॉस्ट, सॉरी। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, when the unit of variable factors are increase, ठीक है जी, कोमा अदर फैक्टर
अदर फैक्टर क्या होती है आपके पास? फिक्स फैक्टर के अंदर आपके पास क्या है? लैंड है आपके पास, बिल्डिंग है आपके पास, एंड द मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट इज नॉन हैज। अब देखिए हमने लॉ ऑफ रिटर्न कांस्टेंट बताया था आपको कि क्या होगा? लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न होगा। जब आपके पास कांस्टेंट होगी, कॉस्ट होगी, तो उसका तो दूसरा नाम होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न हो जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि ऑपोजिट है, इन्वर्स रिलेशन है, तो उसके आते हैं दूसरा जो नेम है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। ठीक है बेटा, लास्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। लॉ ऑफ, ये 3 इसके लॉ है, लॉ ऑफ कॉस्ट के, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज बेटा। डिस्कशन चलेंगे हमारे साथ इंशाल्लाह इसकी। लॉ ऑफ डिक्रीजिंग होगी तो इंक्रीजिंग कॉस्ट। जी बेटा, इसकी क्या है जी? यहां लिखेंगे व्हेन द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर इंक्रीज। सब में बेटा इंक्रीज हो रहा है। ठीक हो गया, गोमा अदर फिक्स फैक्टर, अदर फिक्स फैक्टर रहेंगे तो एंड द मार्जिनल कॉस्ट, जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो क्या होगी? इंक्रीज इज नॉन हैज। अब देखें यहां पे इंक्रीज हो रही है आपके पास कॉस्ट। जब कॉस्ट इंक्रीज होता है तो उसका दूसरा नाम क्या आता है? लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। उम्मीद है बेटा कि ये डेफिनेशन और ये आपको रूल समझ आ गया होगा लॉ ऑफ रिटर्न में और लॉ ऑफ कॉस्ट के अंदर बेटा क्या फ़र्क है। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये लिखा है द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जो आपके पास वेरिएबल फैक्टर है, जो आपके पास लेबर है, ठीक है, उसके बाद कैपिटल है, वो चेंज होएगा। बट आपके पास अदर जो फैक्टर है, जो लेबर है, वो चेंज नहीं होगा। या मशीनरी है, सॉरी लैंड और मशीनरी चेंज नहीं होगा, फिक्स फैक्टर है। और जो आपके पास मार्जिनल कॉस्ट होगी, जो एक यूनिट को बनाने पर जितना एडिशनल यूनिट आपको लगाया है उस पर जितनी लागत आएगी वो क्या होगी? डिक्रीज होगी या कांस्टेंट होगी या फिर वो होगी इंक्रीज। इसके बारे में डिस्कस बेटा हमने चलनी है आगे। अगर मैं टेबल की तरफ मेरा मूव करूँ, टेबल में अंदर मैंने यहाँ पर 5 कॉलम बनाए हैं, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले लिखा है यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर मैंने बता दिया जो चेंज होती है बेटा। अब ये चेंजिंग की तरफ जा रहे हैं। 9 वेरिएबल फैक्टर है जी, ठीक है, लेबर 9 लगाए हैं। फिर मेरे पास है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट मेरे पास कितनी है? 2 से स्टार्ट होकर ये इंक्रीज होती, डिक्रीज होगी, फिर कांस्टेंट होगी, फिर आस्ते आस्ते फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये भी डिस्कस मेरी माशाल्लाह चली है आपसे पहले पिछले लेक्चर के अंदर। टोटल प्रोडक्ट में सम किया जाएगा। अगर इसने पहला प्रोडक्ट किया यूज 2, दूसरा प्रोडक्ट यूज़ किया 4, तो उसमें सम करेंगे 4, 2 और 4 को 6 हो जाएगा। फिर जब तीसरा लेबर लगाएंगे तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, अब कैसे बढ़ती है ये मैंने आपको बताया, फैक्टर प्रोडक्शन का खूबसूरती मैंने समझा दी थी आपको। तो जब आपको 6 से एडिशनल यूनिट प्रोडक्ट किया, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हुई है, तो टोटल प्रोडक्ट कितना होगा? 6 को 6 से ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। या चौथा लेबर लगाएंगे बेटा आप फैक्ट्री के अंदर, तो इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी? 8 पे चल जाएगी। जब 8 पे हो जाएगी तो टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 12 में 8 को ऐड करेंगे 20 आ जाएगी। फिर आपने दोबारा प्रोडक्शन की, दोबारा आपने वेरिएबल फैक्टर में लेबर को बढ़ाया, 5वां लेबर को हायर किया, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में चेंजिंग नहीं आई, वही रही, कांस्टेंट रही, कोई चेंजिंग नहीं आई। जब चेंजिंग नहीं आएगी तो टोटल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? आपकी वही रहेगी। एडिशन बनाया, जो पहले बना रहे थे 8 फैन को, तो एक और लेबर आने के बाद भी वो 8 ही फैन बनाने को इसमें इजाफा नहीं हुआ।
तो टोटल प्रोडक्ट में क्या हुआ, 28 का इजाफा हो गया। 20 में 8 जमा करेंगे, ऐड करेंगे 28। उसके बाद 6 लेबर को भी आपने हायर किया तो मार्जिन प्रोडक्टिविटी में कोई चेंजिंग नहीं आई, वही फिक्स ही रही। जो पहले 8 बना रहे थे दूसरे में उसके आने से भी, नए के आने से भी उसने प्रोड्यूस किया, ठीक है, मार्जिन प्रोडक्टिविटी। तो उसकी कॉस्ट कितनी, टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 28 में 8 को ऐड करेंगे 36 आ जाएगा। इस तरह फिर आगे 7वां लेबर लगाया, फिर थोड़ी सी प्रोडक्शन में इजाफा हुआ, कमी होगी, ठीक है। इस तरह कमी चलती चलती क्या होगी आपकी, इस तरह 4 से 2 की तरफ मूव होगी। इस तरह आपका टोटल प्रोडक्ट में इजाफा होता चला गया। ये था बेटा, हमने मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट को हम डिस्कस किया। अब हमारा मार्जिनल कॉस्ट आया। मार्जिनल कॉस्ट को डिस्कस कैसे करना है बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो कॉस्ट के बारे में होगा। तो हम कॉस्ट के बारे में बताएंगे आपको कि कितने कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उसके बाद उसके जो टाइप्स हैं कॉस्ट की वो डिस्कस करूँगा। उसके अंदर ये मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट को कैलकुलेट कैसे करना है इंशाल्लाह उसके ऊपर डिस्कस करूँगा। आज सिर्फ जो बुक पे टेबल बना हुआ था उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए मार्जिनल कॉस्ट को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले बेटा आपके पास वेरिएबल कॉस्ट का और टोटल कॉस्ट का आना जरूरी है। फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का, दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट के अंदर जो एडिशनल यूनिट, एक यूनिट के बाद जो दूसरा यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे उसकी जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। मैं फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर हम मार्जिनल कॉस्ट को कैसे डिस्कस करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, ठीक है। ये फार्मूला हम डिस्कस करेंगे ऑन द प्री लेक्चर्स के अंदर जो हमारे इन फ्यूचर लेक्चर आएंगे। टोटल कॉस्ट से मुराद क्या होता है, टोटल कॉस्ट मैंने यहाँ पहले शायद डिस्कस हुई होगी। टोटल कॉस्ट इक्वल है वो आपका फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इनका सम किया जाए जो आंसर आता है वो क्या होता है, टोटल कॉस्ट। चेंज का नाम क्या होता है कि प्रीवियस और इनिशियल एंड फाइनल को, इनको आपने ऐड किया, फिक्स कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट को ऐड किया तो टोटल कॉस्ट आ गया। उसको नंबर ऑफ वैल्यू से, यानी कि नंबर यहाँ पे 9 है उसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास कैलकुलेट होगी क्या आ जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट को। इंशाल्लाह ये डिस्कस करूँगा। तो ये आपके पास क्या है, पहले मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 5.00 है, फिर डिक्रीज हो रही है आपके पास 2.50, फिर मजीद डिक्रीज हो रही है 2.66। इसको हमने जो नाम दिया वो दिया डिक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग कॉस्ट। अब डिक्रीजिंग कॉस्ट का यहाँ देखें कॉस्ट डिक्रीज हो रही है तो उसका दूसरा नाम क्या मैं दिया, बताया आपको, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। बात क्लियर बेटा। फिर आगे की तरफ मूव करते हैं, जिसके पास जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या कांस्टेंट है, कोई तब्दीली नहीं आ रही, इसको कांस्टेंट। और इसका दूसरा नाम हम बताया, जब कांस्टेंट होगी आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट होगा तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट होगा तो लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न नाम दूसरा होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके जी। फिर आगे आपकी प्रोडक्शन फिर कमी का शिकार होता इजाफा भी चलता चला जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं, इंक्रीज इन रिटर्न, ठीक है। पहले 1.66 था, फिर इंक्रीज हुआ आपके पास मार्जिन प्रोडक्टिव, फिर दोबारा इंक्रीज हुआ, यही अगेन रिवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा। तो उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, जब आपके पास कॉस्ट में इजाफा हो, जब कॉस्ट में इजाफा हो तो उसका जो दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न होते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपको ये समझ आ गया। अब टेबल के जरिए हम डिस्कस किया तो अब डायग्राम को देख लेते हैं। मैं ये रेस कर देता हूँ बेटा, क्योंकि आप कंफ्यूजिंग में ना पड़ जाए कि ये क्या डायग्राम आपके पास ही है। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हमने MC मार्जिनल कॉस्ट को लिखा, और ये जो एक्स एक्सिस है बेटा इस पर लेबर यूनिट ऑफ लेबर लिखा, ठीक है। जो लेबर हमने मार्केट के अंदर लगाए हैं, फैक्ट्री के अंदर लगाए हैं। तो देखिए लेबर कितने हैं, 9 है, नंबर ऑफ लेबर्स कितने हैं, 9, जैसे कि यहाँ पे मैंने बता दिया। जब लेबर लगाया तो हमें पता है डिक्रीजिंग रिटर्न की तरफ जा रहा है, इंक्रीज रिटर्न की तरफ, और ये डिक्रीजिंग कॉस्ट की तरफ जा रहा है। तो देखिए पहले लेबर को लगाया आपने, यहाँ देखिए पहले को लगाया लेबर को 5 हुई, दूसरी को लगाया तो 2.5, तीसरे को लगाया 1.6, ये डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है। ये मैंने पॉइंट डॉट लगा दिए हैं कि आपको समझ आए, ठीक है। ये पहले 5 पे है, फिर दूसरा जब यूनिट लगाते हैं तो कितना होता है 2.5 पे, फिर जब तीसरा लगाते हैं लेबर को 1.6 हो जाता है, ठीक है। और इस तरह मजीद आप जब 4 यूनिट लगाते हैं 1.25, 1.25, 3 लेबर हायर करने के बाद आपके पास जो प्रोडक्शन होती है, मार्जिन कॉस्ट होती है, वो क्या होती है आपके पास, कांस्टेंट। जैसे कि यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट 1 कॉस्ट, 2 और 3 तीनों पे क्या है वो कांस्टेंट रही है आपके पास, ठीक है, कॉस्ट। उसके बाद अगेन आपकी कांस्टेंट क्या होगी, इजाफा होना शुरू हो गया, इंक्रीजिंग कॉस्ट, यानी कि लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न की तरफ मूव करना शुरू होगी। यही मैंने जो यहाँ पर बेटा आपको बताया मार्जिनल कॉस्ट को, और यही मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया टेबल डायग्राम के जरिए।
उम्मीद है बेटा ये लेक्चर आपको समझ आई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये 10 लेक्चर लॉ ऑफ रिटर्न पे थे, आज मुकम्मल बाय तकमील तक पहुँचे हैं अल्लाह करम और फजल से। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी डिस्कशन आपको समझ ना आए तो मेरा यूट्यूब चैनल ताहिर लर्निंग इकनॉमिक्स पर आपको मैथ, स्टैट, इकनॉमिक्स के हर लेक्चर इंशाल्लाह मिलते जाएंगे। इंशाल्लाह बी लॉ भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। फिलहाल मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ काउंटिंग इकनॉमिक्स को, इंशाल्लाह फर्दर फ्यूचर में इंशाल्लाह ये भी हम डिस्कस आपसे करेंगे, जितने भी कॉमर्स के सब्जेक्ट होंगे अल्लाह पाक ने अगर चाहा तो। इंशाल्लाह इस तरह आपसे मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।